डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेडिवल गेट्स केम इनटू बीइंग। मध्यकालीन श्रेणियाँ किस प्रकार अस्तित्व में आई। हाउ डिड दे सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, और उन्होंने अपने सदस्यों के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा। ए गिल्ड वाज ए वेरी बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक श्रेणी जो है आर्थिक संगठन का आधार होती थी। ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू ए गिल्ड। प्रत्येक कला या उद्योग जो है श्रेणियों में संगठित था। इट वुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड इट्स सेल। ये जो श्रेणी होती थी वह अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखती थी। जो माल उत्पादित किया जाता था उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखती थी, उसके मूल्य पर नज़र रखती थी और उसकी बिक्री पर ध्यान रखती थी। एवरी टाउन हैड ए गिल्ड हॉल। प्रत्येक शहर में एक श्रेणी सभागार होता था। इट वॉज हेयर दैट द हेड ऑफ ऑल द गिल्ड्स मेट फॉर्मली। और यहाँ पर सभी श्रेणियों के मुखिया आकर मिलते थे। सेरेमोनियल फंक्शंस वर आल्सो सेलिब्रेटेड इन गिल्ड हॉल। जो अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते थे वो भी इन श्रेणी सभागारों में होते थे। दूसरा प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉप इन मेडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में पॉप के महत्व पर प्रकाश डालो। पोप वॉज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च। पोप जो है पश्चिमी चर्च का मुखिया होता था। ही लिव्ड इन रोम, वह रोम में रहता था। डेजिग्नेशन ऑफ पोप वॉज द हाईएस्ट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। ईसाई संसार में पोप का पद सबसे ऊंचा होता था। एंड पोप वॉज रिगार्डेड एज द रिलीजियस हेड ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे संसार में जो पोप का पद था वो ईसाई संसार में सबसे ऊंचा माना जाता था, सबसे पवित्र माना जाता था। ग्रेजुअली ही केम टू बी रिकॉग्नाइज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिस्ट ऑन द अर्थ। धीरे धीरे उसको पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाने लगा। लेटर ही ग्रू सो पावरफुल दैट इवन द किंग वाज स्कैर्ड ऑफ हिम। बाद में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि राजा को भी उससे डर लगता था। ऑलमोस्ट ऑल द विलेज हैड देयर ओन चर्च। लगभग सभी गांव की अपनी एक अलग चर्च होती थी। पीपल ऑन एवरी संडे असेंबल्ड इन चर्च टू लिसन द sermon बाय द priest एंड टू प्रे टुगेदर। प्रत्येक रविवार को लोग चर्च में इकट्ठा होते थे, पादरी का उपदेश सुनते थे और एक साथ प्रार्थना करते थे। तीसरा प्रश्न है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ होम सेरेमनी। समर्पण समारोह के प्रक्रिया का वर्णन करो। एंड एलोबरेट रिचुअल वाज परफॉर्म इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए बॉन्ड बिटवीन द लॉर्ड एंड द वेसल्स। एक सामंत और उसके अधीन मातहत में एक रिश्ता कायम करने के लिए एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम किया जाता था। दिस सेरेमनी वाज नोन एज होमेज। इस अनुष्ठानिक कार्यक्रम को ही समर्पण समारोह कहा जाता था। द लीगल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्ट्स वाज बाय विच वन फ्री मैन प्लेस्ड हिमसेल्फ इन प्रोटेक्शन ऑफ अनदर वाज नोन एज कमेंडेशन। ये कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा में रख देता था उसको इकरारनामा कहा जाता था। होमेज वाज द प्राइमरी राइट्स ऑफ द कमेंडेशन। और ये समर्पण समारोह इस इकरारनामे की पहली शर्त होती थी। It was through this ceremony that a vessel was accepted as one of the Lord's men। और इसी अनुष्ठानिक कार्यक्रम के द्वारा ही कोई मातहत एक सामंत का आदमी स्वीकार किया जाता था, माना जाता था। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मैनर वाज कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। मैनर अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई मानी जाती थी। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं। Answer, all the land in a locality is called a manor over which the lord had superior rights। एक लोकेलिटी में जितनी भी ज़मीन होती थी वो उस सारी ज़मीन को मैनर कहा जाता था और सामंत का उस पर अधिकार होता था। सम ऑफ दिस लैंड और ऑल ऑफ इट कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम एज ए फिफ फ्रॉम द ओलैंड। वो सारी ज़मीन या उस ज़मीन का कुछ भाग सामंत को अपने ऊपर वाले सामंत से मिलता था जो राजा होता था। मतलब राजा से ही सामंत को सारी ज़मीन, सारी जागीर मिलती थी। सेवरल विलेजेस माइट लाई विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सिंगल मैनर। एक अकेले मैनर में बहुत से गांव होते थे। दिस कुड हैव बीन एंटायर विलेज और सेगमेंट ऑफ द डिफरेंट विलेज। इन गाँव में या तो पूरे के पूरे गाँव होते थे, गाँव का कुछ हिस्सा होता था। द लॉर्ड हैज हिज ओन रेजिडेंस इन मैनर नोन एज मैनर हाउस। सामंत का इस मैनर में अपना घर होता था जिसे मैनर हाउस कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द नाइटहुड। नाइटहुड से क्या अभिप्राय है। नाइट वाज एन एफिशिएंट माउंटेड वॉरियर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। जो नाइट होते थे वो
शक्तिशाली घुड़सवार योद्धा होते थे जो सामंत की सेवा में होते थे, सामंत की सेवा करते थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ नाइट्स evolved out of the need for armed power to protect the manors and suppress dissent inside it. मैनर की रक्षा तथा आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए हथियारबंद सैनिकों की आवश्यकता ने नाइट की संस्था को जन्म दिया। देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वार्स अमंग द लॉर्ड्स फ्रॉम द 9th century। 9वीं शताब्दी से सामंतों के बीच में लगातार युद्ध होने लगे थे। द एम्च्योर सोल्जर्स वर नॉट इनसफिशिएंट नंबर। जो शौकिया सैनिक होते थे वो पर्याप्त संख्या में नहीं थे। दस इट बिकेम मैंडेटरी फॉर द लॉर्ड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द गुड कैवलरी। इसलिए सामंतों के लिए जरूरी हो गया था कि वो अच्छे घुड़सैना का निर्माण करें। दिस प्रोफिशिएंट माउंटेड वॉरियर वर नोन एज नाइट्स। इसलिए जो अच्छे घुड़सवार योद्धा होते थे इनको नाइट कहा जाता था। द बॉय डेस्टिनाइड फॉर नाइटहुड हैड टू अंडरगो ए लॉन्ग एंड केयरफुल ट्रेनिंग। जो भी लड़का नाइट बनना चाहता था उसको एक लंबी और सुरक्षित ट्रेनिंग में, जिसे प्रशिक्षण कहा जाता था, उसमें जाना पड़ता था। यानी कि एक लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी नाइट बनने के लिए। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द अर्ली फ्रेंच फेडरलिस्टिक सोसाइटी। प्रारंभिक फ्रांसीसी सामंतवादी समाज की क्या मुख्य विशेषताएं थी। आंसर। इन द absence of the strong central power, the king would parcel out administrative zones into small units। एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में द किंग वुड पार्सल आउट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स, राजा जो है प्रशासकीय क्षेत्रों को छोटी छोटी यूनिटों में बांट देता था। एंड वुड हैंड ओवर देम टू द लॉर्ड्स, और उन प्रशासकीय इकाइयों को सामंतों को दे देता था। और मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी या अभिजात वर्ग के सदस्यों को दे देता था ऑन सम कंडीशंस, कुछ शर्तों के आधार पर। द लॉर्ड्स in turn were bound to provide military services to their lord, that is the king, in the hour of need। और वो सामंत जिनको वो ज़मीन मिलती थी राजा की तरफ से या प्रशासकीय इकाई मिलती थी, इसके बदले में वो सामंत राजा को समय आने पर सैनिक सेवा प्रदान करते थे। द बिग लैंड ओनर्स और लॉर्ड्स कुड अगेन पार्सल आउट देयर लैंड अमंग लॉर्ड्स। जो बड़े सामंत होते थे फिर वो नीचे अपने अधीन सामंतों को ज़मीन दे देते थे। Who turned in wood subdivided into among peasants and for cultivation। और जो नीचे वाले सामंत होते थे वो ज़मीन जो है किसानों को दे देते थे खेती करने के लिए। All lords from kings to smallest one depend on the peasants labor। सभी सामंत राजा से लेकर छोटे से छोटे सामंत तक सभी किसान की मेहनत पर निर्भर थे। The lords used to take their share from the peasants in a number of ways। जो सामंत होते थे वो किसानों से कई तरीके से अपना जो है शेयर, अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। समटाइम्स दे गॉट इट एट लेबर, कभी कभी वो मेहनताने के रूप में, समटाइम्स एज रिवेन्यू, कभी कभी टैक्स के रूप में, एंड एट अदर टाइम्स एज गिफ्ट और प्रेजेंट्स, और कभी कभी वो उपहारों के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। समटाइम्स दे यूज टू गेट फोर्सफुली बाय पॉलिटिकल लीगल रिलेशनशिप, और कभी कभी जो है कानूनी राजनीतिक संबंधों के आधार पर वो ज़बरदस्ती अपना हिस्सा प्राप्त कर लेते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली फ्रेंच फेडरलिस्टिक सोसाइटी वाज हियरार्चिकल। जो प्रारंभिक फ्रांसीसी सामंतवादी समाज का जो ये ढांचा था ये पदानुक्रम था। इंडिविजुअल्स हैड देयर डेजिग्नेटेड पोजीशन इन इट। व्यक्तियों के इसमें अपने अपने अलग अलग पद थे। किंग वाज एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। इस ढांचे में सबसे ऊपर जो है राजा होता था। एंड ही वाज द हेड ऑफ ऑल ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स इन द कंट्री। और देश में जितने भी सामंतवादी सामंत होते थे या भूमि पर आधारित जितने भी सामंत होते थे उन सभी सामंतों का मुख्य राजा होता था।